प्रदेश उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना का सेकेंड वेव और उसमें देखिए कितना नुकसान हुआ, लेकिन एक उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने रोड मैप तैयार किया और फिर ट्रिपल टी के फॉर्मूले के साथ जब वो आगे बढ़ी तो उसका सकारात्मक परिणाम भी निकला। उस बीच में कई ऐसी हरकतें कुछ लोगों ने की जिससे भ्रम भी फैला। वो चुनौती भी थी, लेकिन चुनौती भविष्य के लिए भी है। उस चुनौती से निपटने का खाका क्या है, थर्ड वेव के लिए, सेकेंड वेव के बाद हमने तैयारी कितनी कर ली है। हमारे साथ खुद इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जयप्रताप जी आपका इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। जयप्रताप जी, जो सेकेंड वेव की चुनौती थी हमने देखा बहुत मुश्किल आई। उत्तर प्रदेश जो कि अपने आप में एक बड़ा प्रदेश है, पॉपुलेशन के लिहाज से, क्षेत्र के लिहाज से, वहां पर वो चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मौजूदा जो तैयारियां हमने की वो थर्ड वेव के हिसाब से भी की गई हैं। इस वक्त जो ताजा स्थिति है, सबसे पहले तो मैं वो आपसे जानना चाहूंगा। इस वक्त तो जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि हमारे आंकड़े काफी कम हो चुका है। 96% हमारा रिकवरी है। डेथ रेट हमारा CFR जिसको कहते हैं 1.2% है। जी। और उस हिसाब से हर एक जनपद में जो हमने लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन की जो प्रक्रिया की थी, जी जी आंशिक लॉकडाउन की जो प्रक्रिया की थी जी। उससे हमको काफी बड़ा सफलता भी मिला। अधिक टेस्टिंग करने में भी हमको सफलता प्राप्त हुआ। हम 3,54,000 से ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। और सब मिला के जो प्रभावी कार्य हमारे प्रशासन के साथ मिलके लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए, और जो हमारा नीचे स्तर पर जो हमारा दवाइयों का वितरण जो हम आशा वर्कर के माध्यम से, आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से संभावित लक्षित कोरोना पेशेंट को हम देते हैं जी। और उसके साथ उनका फीडबैक भी लेते हैं। तो इस कई तरह के कदम को, कई तरह के प्रबंधन को जो हम लोग ने पिछले साल से लेके अब की और सक्रियता के साथ सफल बनाया है, इसी के कारण हमारे ये पूरे प्रदेश के अंदर हमारे आंकड़े कम आए हैं। और हमारा प्रभावी ढंग से जो कार्य हमारे सभी शासन और हमारे स्वास्थ्य विभाग मिलके, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग मिलके कर रहे हैं, उसी के कारण हम लोग इसको काफी नियंत्रण में कर रखते हैं। जयप्रताप जी, नियंत्रण तो हुआ लेकिन नुकसान भी हुआ, इस बात को आप भी स्वीकारते हैं, इस बात को आप भी मानते हैं ईमानदार तरीके से, क्योंकि ये चुनौती बहुत अचानक से आई और बहुत विषम परिस्थितियों में सभी को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर जब हमने तैयारी शुरू की तो उसका नतीजा निकला। ऑक्सीजन की जो अचानक से आपाधापी मच गई थी, कमी हो गई थी, और उसके बाद आप लोगों ने ना सिर्फ रेलवे के जरिए बल्कि अपने टैंकर्स के जरिए, केंद्र के सरकार के मदद से जो टैंकर मिले उसके जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कराई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसके साथ साथ आप लोगों ने फोकस कर लिया कि प्लांट भी यहीं पर होना चाहिए, प्रोडक्शन भी यहीं पर होना चाहिए। वो कितना आगे बढ़ पाया है? वो तो काफी आगे बढ़ पाया है, क्योंकि पहले से हम लोग ने प्रधानमंत्री के PM केयर फंड के माध्यम से 61 जनपद चिकित्सालयों में, हमारा जो चिकित्सालय है वहां पर हमने पहले से ही अपने चिन्हित करके उन अस्पतालों का पूरा ऑर्डर भी हमने दे दिया था। उसमें से अभी तक करीब 15 या 16 हमारे ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं और वो लगना भी शुरू हो गया है। CSR फंड से, सांसद फंड से, माननीय विधायक लोग के फंड से, छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी लगना शुरू हो गया है। और मेडिकल कॉलेजेस में बड़े बड़े, वो भी CSR फंड से और प्रधानमंत्री के उससे, या कुछ हम लोग अपने भी खर्चे से मेडिकल कॉलेजेस में स्थापित कर रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन का, वहाँ पर क्रायोजेनिक टैंक्स लग रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग ये सब मिलजुल के हमने किया है। तो वो सही कदम में चल भी रहा है और बहुत जल्दी वो सब तैयार हो जाएगा। जयप्रताप जी, जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो इस दिशा में भी हमने सोचा, और देखिए आपने बताया कि उसका फिर अब प्लांट लगने का काम कितनी तेज गति से हुआ और प्रोडक्शन कई जगहों पर शुरू भी हो गया। उसके साथ साथ दवाइयों को लेकर, अन्य कुछ और उपकरण थे, वेंटिलेटर्स को लेकर, ICU बेड्स को लेकर, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका है, वो तैयारी भी सरकार कर रही है, केंद्र की भी मदद मिल रही है। DRDO ने भी अपनी तरफ से, जहां पर उनकी जिम्मेदारी तय की गई, वो अपना काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। लेकिन और एक लंबी प्लानिंग और चाहिए। अगर थर्ड वेव में इस तरीके की परिस्थितियां बनती हो, जैसा कहा जा रहा है कि बच्चे उससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो वहां पर अस्पतालों के अलावा कुछ और ऐसे सेटअप भी आप लोग अलग अलग शहरों में तैयार करा रहे हैं? आज जो वैज्ञानिक का मानना है इसमें भी थोड़ी दुविधा है, परंतु उनका पहले से कहना कि 18 साल के नीचे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं तीसरे चरण के अंतर्गत। तो उसको देखते हुए
माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर और उनके मार्गदर्शन पर सभी मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ 14 या 15 मेडिकल कॉलेज अभी प्रारंभ चल रहे हैं, बाकी निर्माणाधीन है। सभी मेडिकल कॉलेज में 100-100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू, हमारे जिला अस्पतालों में भी 25 बेड का आईसीयू, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी करीब 10 बेड का आईसीयू, उससे संबंधित जो पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स होते हैं, संसाधन होते हैं, उपकरण होते हैं, वो प्रक्रियाधीन है, उसमें हम लोग खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ हमने पीडियाट्रिक डॉक्टर्स का ट्रेनिंग भी प्रारंभ कर दिया है। एक स्किल लैब प्रारंभ करके जो बिल मेलिंडा गेट्स हमारे हेल्थ पार्टनर्स है, उनके माध्यम से हम लोग ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रारंभ कर दिया है। उसके बैचेस हम बना रहे हैं, प्रतिदिन उसमें 24 डॉक्टर हमारे विभिन्न जनपद से आके वो प्रशिक्षित होंगे और वो मास्टर ट्रेनर होके वो जिले के अंदर फिर अन्य पीडियाट्रिशियन को भी ट्रेन करेंगे, पीडियाट्रिक आईसीयू को कैसे चलाते हैं। और उसके साथ हमने मदर एंड चाइल्ड केयर का, जिसको हम कहते हैं महिला और बाल विकास टाइप का, इससे जो हमारे जो डिलीवरीज होते हैं, डिलीवरीज में हमको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने पड़ते हैं, जो इस कोरोना काल में हमारे थोड़ी सी कमी हो गई थी। इसको भी हम लोग साथ साथ प्रशिक्षित कर रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को, उससे टेक्नीशियंस को, सबको हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग करें। तो हमारा मानना है कि ये जून के 20 तारीख तक या अंत जून तक हमारा ये सारे जो तीसरे फेज की तैयारी पीडियाट्रिक आईसीयू से संबंधित है, ये सब के सब तैयार हो जाएगा तब तक। जयप्रताप जी, जहां एक तरफ हम चुनौती से लड़ रहे थे, बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में एक चीज और देखी गई, वो थी कि वो तमाम जो प्राइवेट अस्पताल है, हर एक प्राइवेट अस्पताल का मैं जिक्र नहीं कर रहा, बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया, सेवा भाव से काम किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें अवसर तलाश लिया पैसा कमाने का। आप लोगों ने उस पर भी मॉनिटरिंग की और उसमें बाकायदा आप लोगों ने उस पर एक्शन भी लिया है, जुर्माना भी लगाया है, नोटिस भी दिया है। यह स्थिति पूरे प्रदेश में किस तरीके से है और इस पर आप लोग आगे कैसे मॉनिटरिंग रख रहे हैं? एक तो जितने भी हम लोग को शिकायत प्राप्त हुआ था इस बीच में, लखनऊ जैसे शहर में करीब 5 ऐसे निजी अस्पताल है जिनके ऊपर एफआईआर भी हो गया है। उनके खिलाफ जो और पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई है वो भी प्रक्रियाधीन है। और इस तरह मुझे स्वयं बहुत सारे जनपदों से इस तरह की शिकायत आई कि प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल वो अधिक पैसा वसूल रहे हैं या भर्ती करने के समय में अधिक पैसा माने एडवांस में ले रहे हैं। तो जहाँ जहाँ शिकायत आया वहाँ के जिला प्रशासन को और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी को साथ में रखते हुए उनके निगरानी में एक समिति बना के वहाँ जांच कराना और जांच करने के बाद अगर सही पाया जाता तो उनको माने पूरी प्रभावी ढंग से उनके खिलाफ कार्रवाई करना, एफआईआर करना या उनका पंजीकरण रद्द करना, ये हम पूरे जनपद में हम लोगों ने कह भी दिया। और जहाँ से शिकायत आता है वहाँ तुरंत हम उसको वहाँ पर उस जनपद में भेज देते हैं कार्रवाई करने के लिए। एक तो ये है। दूसरा, आईएमए के साथ बैठ के उन लोग को भी समझाया जा रहा है कि आप अपने रेट को निर्धारित करिए। जो रेट आप लेते हैं अपने हॉस्पिटल के मानक के अनुसार, जितना सुविधा आप देते हैं, जिस तरह का आपके पास सुविधा प्राप्त है, यदि आपके पास वेंटिलेटर है, यदि आपके पास एचएनएफसी है या और जो दूसरे टाइप की सुविधा होते हैं, उस हिसाब से अपना रेट आप निर्धारित कर दीजिए। अपने वहाँ पर आप अपने हॉस्पिटल के परिसर में उसको चिपका दीजिए ताकि आम आदमी को पता चले कि एक दिन का रेट इतना है, इसमें कितने दवाई इंक्लूड है और दवाई नहीं इंक्लूड है। ये सारी चीज हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इसी के साथ हमने एम्बुलेंस पर भी काफी शिकंजा लगाया है कि वो मनमानी अपना दाम ले रहे थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उसको भी हम लोग ने कंट्रोल किया है। एक रेट हमने हर जनपद में निर्धारित करके उनको बता भी दिया और चस्पा भी कर दिया है कि इससे कहीं भी शिकायत होगा इससे ऊपर तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जयप्रताप जी, मैं चाहूंगा कि जो रेट निर्धारित किया गया अगर आप अपने तरीके से ही यहाँ पर बता देंगे तो दर्शकों तक भी जानकारी पहुंचेगी और अगर कहीं मनमानी हो रही है तो शिकायत भी आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे। नहीं, रेट तो मुझे अभी इस समय नहीं मालूम है क्योंकि वो हर जनपद का एक अलग रेट निकाला गया है। ठीक है। और वो रेट सब बता दिया गया है। परंतु किसी को भी अगर आम पब्लिक में किसी को भी किसी तरह की शिकायत होगी, वो सीधा हमको भी लिख सकते हैं या हमको फोन पर भी बात कर सकते हैं या अपना हमारे जो मेल होता है, जो हमारे इंटरनेट पर सब सारे चीजें हमारे दर्शाए गए हैं, उस पर भी दे सकते हैं या लोकल जिले के प्रशासन जो जिलाधिकारी होते हैं उनको भी दे सकते हैं और हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, हम उसका पूरा जांच भी करा देंगे। ठीक है जयप्रताप जी, एक चुनौती और खड़ी हो गई जब हम कोरोना की दूसरी वेव से लड़ रहे थे और उसमें हम लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़े तो एक फंगस आ गया। पहले ब्लैक, फिर उसके बाद उसका कलर बदला और फिर वो ब्लैक से होते हुए येलो से होते हुए फिर व्हाइट तक भी पहुंच गया।
लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज जो दिखाई दी कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल, दवाइयों को दिया गया उनका इस्तेमाल, या ऑक्सीजन जिनको ज्यादा दिया गया उन पर इसका खतरा है, डायबिटिक पेशेंट पर इसका बहुत ज्यादा खतरा है। एक और खतरा निकल कर आया कि बहुत सारी जगहों पर ऑक्सीजन जो दी जा रही है अस्पतालों में, या तमाम लोगों ने सेवा भाव से जो लगा रखा है, वहां पानी अगर सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए, उसका सही तरीके से सुचारू रूप से अगर उसे बदला ना जाए, पाइप को सही से ना धोया जाए, तो उससे भी इसका खतरा होता है और इसकी कई शिकायतें भी मिली हैं। तो वहां पर आप लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? कई अस्पतालों में शिकायत आ रही है कि उसी तरीके से उनको ऑक्सीजन दे दी जा रही है और फिर वो ब्लैक फंगस की या इस फंगस की जद में आ रहे हैं। देखिए, एक विशेषज्ञ का पैनल हमारे यहाँ पहले से बना हुआ है मुख्यमंत्री के निर्देशन में, जो डायरेक्टर पीजीआई डॉक्टर आर.के. धवन के अध्यक्षता में, और हम लोग ने एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, दवाई से संबंधित लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और उससे संबंधित जो आपका मेडिकल इक्विपमेंट का लगातार बार बार सैनिटाइज करना चाहिए, या उसको कैसे हम उसको ठीक करें, जब हमारे वेंटिलेटर इस्तेमाल होते हैं उसमें क्या क्या चीज को हमको बदलना चाहिए, क्या सैनिटाइज करना चाहिए, एक पूरा उसका माने एक प्रकार का एक रोल एक बता दिया गया, बिंदुवार बता दिया गया है कि इससे दो चीज से हमको बचना पड़ेगा। एक तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम करना है, दूसरा अगर ब्लैक फंगस हो जाता है तो उसके लिए कौन कौन से दवाई जो उपलब्ध है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको उपलब्ध करा रही है शॉर्टेज की वजह से, और उसका विकल्प क्या है वो भी हम लोग खोज रहे हैं कि इस तरह का इंजेक्शन मिलने में कमी आती है तो मार्केट में 2-3 ऐसे और दवाइयां हैं जिसको डॉक्टर ने बताया कि वो विकल्प हो सकता है, जो अभी उसका भी शॉर्टेज चल रहा है, उसको भी हम लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं जितना जल्दी मिल जाए। और दूसरा, मेडिकल कॉलेजेस में और अस्पताल में जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें बहुत बारीकी से उसमें सैनिटाइजेशन करने की आवश्यकता है, बस समय समय पर उसका जो फेस मास्क है, ऑक्सीजन पाइपलाइन को साफ करना चाहिए, ये सारी चीजें जो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि इससे इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। ये सब चीजें ऑलरेडी अब शुरू हो गए हैं और सभी जगह बता दिया गया, उन लोगों को प्रशिक्षित भी कर दिया गया, डॉक्टर्स को और टेक्नीशियन को खास करके, कि जब आप इस तरह का कहीं आएगा तो इसको सतर्कता के साथ आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, जो ट्रिपल ट्री का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला, उत्तर प्रदेश की सरकार ने खास तौर से निकाला, उसकी चर्चा डब्ल्यूएचओ तक हो रही है, कई राज्यों ने उस पर अपनी तरफ से काम करना शुरू कर दिया, उस फॉर्मूले पर पालन कर रहे हैं वो। लेकिन ये ट्रिपल टी का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में आपको कैसे लगा कि हाँ बहुत ज्यादा कारगर है, और गांव गांव तक इसकी पहुंच कितनी पहुंच पाई है? क्योंकि इसका मकसद यही था कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और फिर ट्रीटमेंट फौरन शुरू कर देना। जी, ये हम लोग ने पिछले साल ही इसको शुरू कर दिया था, जब हमको लगा कि इसमें दो चीजें की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो हमको अपने संसाधन बढ़ाने की, जिससे हम अधिक से अधिक टेस्टिंग कर पाए। इसमें कोरोना में सबसे बड़ी चीज है कि आपको पेशेंट को चिन्हित करना आवश्यक है, इसलिए आपको उतना टेस्टिंग का कैपेसिटी रखना पड़ेगा। हमने मार्च 2020 में 72 टेस्टिंग से शुरू किया था प्रतिदिन। आज हम 3,60,000 से ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा 1,25,000 से ऊपर तो खाली RT-PCR है, बाकी हमारा एंटीजन है सब। तो एक तो टेस्टिंग मैक्सिमम करना, जो चिन्हित व्यक्ति है, जो पॉजिटिव पेशेंट है, उसके घर के, उसके कंटेनमेंट जोन में 100% चेकिंग करना। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक व्यक्ति से कम 25 तक हमको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य रूप से करना है, उसका हम चेकिंग बराबर करते हैं और उसी हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट के लिए उसको भेजते हैं जैसे उसकी आवश्यकता होती है। पहले हमको आइसोलेशन बेड में हम भेजते थे L1 फैसिलिटी में, इस बार हमने देखा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस बार जो भी पेशेंट आता था उसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, तो सीधा उनको L2 में भेज के उनका ट्रीटमेंट करना और फिर आवश्यकता अनुसार उसको L3 में शिफ्ट करना। तो ये जो सिस्टम हमने अपनाया, जिसमें अधिक टेस्टिंग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जब हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो वो चेन उसका टूट जाता है और उसी में हमको सफलता मिलता है। और अब हम जो कर रहे हैं, जो WHO ने इस बात को ध्यान भी दिया, क्योंकि WHO और यूनिसेफ हमारे फील्ड में हमारे साथ भी काम करते हैं, हर एक जनपद में उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वर्कर हैं जो इस बात को देखते भी हैं। तो फील्ड में हमारे निगरानी समिति जो जाती है, जिसमें आंगनबाड़ी और आशा वर्कर होते हैं, उसके साथ हमारे कुछ शिक्षक भी होते हैं जो ये सारे डिटेल नोट करते हैं, और जितने भी लक्षण सहित कोविड पेशेंट होते हैं उनको पहले से ही हम दवाई वितरण कर देते हैं। उस दवाई को उनको हम सुझाव देते हैं, जितना जल्दी आप खाएंगे उतना जल्दी आपका बुखार और अन्य चीज आपका कम हो जाएगा, और उसके कारण हमारा बहुत सारे केसेस अपने आप में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं। 95,000 ग्राम पंचायतों में हमारे ये टीम पहुंच रही है, जहां जहां ये देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ हमारा लगभग 2 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हम ग्रामीण क्षेत्र में हम
टेस्टिंग भी कर रहे हैं, सैंपलिंग भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी निकल रहा है। उसी हिसाब से हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। जयप्रताप जी, अब वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल है। उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी क्या है, क्योंकि कई राज्य पॉलिटिकली लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं। केंद्र को कोई दोषी ठहरा रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की इस वक्त स्थिति क्या है, सप्लाई चेन कैसी है, वैक्सीन को लेकर जो प्रोसेस अभी तक चला है उसमें और कितना इजाफा आप लोग करने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो जो 16 जनवरी से हमने शुरू किया था, और आप पूरी बात आप जानते ही हैं कि 16 जनवरी से पूरे देश में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60+ के लोग को हमने शुरू किया। उसके बाद 45 विद कोमोर्बिडिटी हमने किया, फिर 45+ जो चल रहा है अभी इस समय सामान्यतः, और उसके बाद 18-44। तो अगर आप 45+ तक आप देखेंगे तो उसकी तो पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि वो हमको और सभी राज्यों को अपना अलॉटमेंट देते जा रही है। एक बात। दूसरी बात, 18 से 44 जब राज्य केंद्र सरकार ने कहा कि सभी राज्यों को अपने संसाधन से ही खरीदना है, तो हमने वो भी शुरू कर दिया। और 1 मई से हमारे पास जितना वैक्सीन आया उस समय, उससे हमने 7 जनपद जो हमारे हाई केस लोड जनपद थे, हमने 7 जनपद हमने पहले शुरू किया और वैक्सीन हमको प्राप्त हुआ तो हमने उसमें 11 जनपद और जोड़ा। उसके बाद जैसे हमको और मिला हमने 23 जनपद जोड़ा। और अब हमारे पास, क्योंकि हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर रहता है दोनों कंपनियों के साथ 18 से 44 वाले वैक्सीन पे, तो जितना हमको वो सप्लाई करते हैं हम एडवांस पे पेमेंट कर दे रहे हैं, और जितना हमको सप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से हमने अपना ये 18 से 44 वाला 75 जनपद में हमने बढ़ा दिया है। और 75 जनपद हम पूरा मेंटेन करेंगे, और जितना भी हमको कोई तो वैक्सीन मिल रहा है उससे हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमको वैक्सीन का सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, हम अपना ऑर्डर दे रहे हैं, हमने ग्लोबल टेंडर भी कर दिया है। जैसे जैसे हमारे पास सप्लायर आएंगे हम उसको लेते जाएंगे, पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है जयप्रताप जी, यहां पर जैसा आपने कहा कि वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि जो भारत की वैक्सीन है, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसकी 2 डोज लगनी है। जो अन्य वैक्सीन है, स्पुतनिक है, मॉडर्ना, फाइजर, इनकी 1 डोज। अब चूंकि आपके पास ग्लोबल टेंडरिंग का भी ऑप्शन है और आप लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, तो अभी कितनी बात आगे बढ़ पाई है और क्या लगता है खुद अगर हम देखें कि अगर इन वैक्सीन को हम लाने में सक्षम रहे तो 1 डोज में ही काम चलेगा, एक बर्डन भी कम होगा, क्या इस पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार, आपका महकमा विचार कर रहा है? हाँ बिल्कुल, हम विचार तो कर रहे हैं। हमारे ग्लोबल टेंडर में अगर इस तरह के वैक्सीन कंपनीज आते हैं जिनका जैसे जॉनसन एंड जॉनसन या स्पुतनिक या जो भी वाले सिंगल डोज देती है, और उनका जो भी प्राइसिंग होगा उसको कंसिडर करते हुए हम उसको भी खरीदने के लिए तैयार हैं। हमको तो अपना वैक्सीन की संख्या बढ़ाना है, और हमारा तो उद्देश्य है कि 1 महीने में हम कम से कम 18 to 44 में कम से कम 1 करोड़ का वैक्सीन हम सुनिश्चित करें। माने 1 करोड़ का हम डोजेज दे, जिससे हमें 1 करोड़ की आबादी हमारा उसमें वैक्सीनेट हो जाए। ये हमारा टारगेट भी है और इसी लक्ष्य पर हम लोग चल भी रहे हैं। जयप्रताप जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने एक मोटा टारगेट दिया है कि दिसंबर तक हम सभी को वैक्सीनेट कर देंगे जिन लोगों को वैक्सीन अभी लग सकती है, यानी 18+ से ऊपर के लोग। उत्तर प्रदेश की सरकार भी क्या अलग से कोई टारगेट इसको लेकर चल रही है? नहीं, हमने भी वही टारगेट रखा है। हमको जितना वैक्सीन मिलेगा हम बहुत तेजी से चलाएंगे, और हमें उम्मीद भी है कि जून महीना के अंत तक हमको काफी मात्रा में वैक्सीन मिल जाएगा। इसको हम खरीदेंगे और उसको भी हम पर्याप्त, हमको लगता है कि हम दिसंबर तक उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। अब यहां पर दूसरा एक और भी सवाल निकल कर आ रहा है कि जैसे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उसी वैक्सीनेशन के काम में बाधाएं भी हैं। बहुत सारे लोग जो कि डोज लगा चुके हैं दूसरी लेने को तैयार नहीं है क्योंकि भ्रमित हो गए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक चीजें चल रही हैं। गांव के, कस्बों के इलाकों में खासतौर से इनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वो चुनौती भी आप लोगों के लिए है, तो पैरेलली उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। कैसे अवेयर कर रहे हैं उनको, या कितनी मुश्किल खुद स्वास्थ्य महकमे को, स्वास्थ्य कर्मियों को, आशा वर्कर्स को आ रही है? थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ ही रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गांव में कि हम टीका नहीं लगाएंगे, मगर प्रशासन के साथ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी मिल के बैठ के बात कर रहे हैं, और हमारे आशा वर्कर, स्वास्थ्य वर्कर जितने हैं वो लोग भी बात कर रहे हैं। सब मिला के हम लोग गाँव में जाके, और जहाँ हमको सकारात्मक उसका मिलता है कि हाँ हम लगाने के लिए तैयार है, तो तुरंत हम लोग गाँव में भी लगाने के लिए तैयार। तो इस तरह करके धीरे धीरे हम लोग उस बात को आगे बढ़ा भी रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ अफवाहें जरूर निकल जाते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा सुन के डर जाते हैं, मगर ऐसे कोई बात नहीं है। अभी भी आप जानते ही हैं कि देश में लगभग 23 करोड़ लोग ने अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसमें शुरू से लेके अभी 1844 लेके 23 करोड़ के लोग आज तक वैक्सीनेट कर चुके हैं। पूरी तरह स्वस्थ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, इसलिए हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह इसको करेंगे। जयप्रताप जी, मैं एक विषय पर आपको लाना भी चाहता हूं, आपके संज्ञान में वो होगा भी और आप लोग भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो हर साल की चुनौती हमारे लिए है। उस लड़ाई को माननीय मुख्यमंत्री कई सालों से बतौर सांसद लड़ते रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस या फिर कहें जापानी बुखार, ये चुनौती हर साल गोरखपुर और उस तराई बेल्ट में और बिहार के कुछ हिस्से में आती है, गंगा किनारे लगे हुए। वो चुनौती फिर से आने वाली है। हम कोरोना से लड़ रहे, फंगस से लड़ रहे, और अब वो जब सीजन बदलने वाला है, बरसात का मौसम आने वाला है, जुलाई अगस्त का ये महीना, वो चुनौती खड़ी होगी। उसके लिए भी आप लोग लगातार अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। कोई एक और रोड मैप पैरेलली चल रहा है? हाँ, उसके साथ साथ हम लोग का बराबर इसका अभियान भी चलता है। और जैसे आपने बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने 2017 में, तब उन्होंने इसको और तेजी से इस अभियान को बढ़ाया और एक करके सभी विभागों को साथ लेके हम लोग ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिसको हम दस्तक अभियान कहते हैं। ये लगभग हमारे साल में 3 बार चलता है और 3 बार चलने से ये 100% हमको टीकाकरण जेई का करना पड़ता है, सभी बच्चों का, जो हम करते भी हैं। और इसी के कारण अगर हम आपको इसके बारे में बताएं कि जिस तरह से हमारा जो 2017 से लेके 2021 तक जो हमारे जापानीज इंसेफेलाइटिस का है, जब से ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया, तब से हमारे पास 2017 में 19 केस आए थे मात्र, पूरा मिला के, और उसमें से 1 मृत्यु हुआ था। और उसी तरह हमारा अभी 2021 में अभी तक 6 केस आए हैं, जबकि 0 मृत्यु है। इसको बताइए, हम लोग मोरलेस इसको हमने 99%, 95% हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। अभी भी हम लोग अभी इसका अभियान का शुरू करने जा रहे हैं। मेरे पास सब आंकड़े, मेरे पास अभी डे टू डे हर जिला का लगातार मैं हर 2 दिन पर या 1 हफ्ते पर मैं मंगाते रहता हूँ। 17 से लेके 21 तक मेरे पास सारे आंकड़े हैं और किस तरह हम लोग ने मिल के इसको सफल बनाया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ने इस बात को किया है। तो हम इसके साथ साथ कर भी रहे हैं। दस्तक अभियान हमारा फिर चलने वाला है। हमारे जो टीकाकरण का काम वो भी अभी शुरू होने वाला है और इसके साथ बहुत सारे अन्य बीमारी भी है, जिसको हम साथ में लेके इसका अलग अलग अभियान चलाते हैं, जिससे हम इसको साथ साथ में ये सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह की बीमारी यहाँ पनपे नहीं अब इसमें उत्तर प्रदेश में। जयप्रताप जी, माननीय मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों के लिए भी व्यवस्था कर दी कि उनको भी वैक्सीनेट किया जाए। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उस पर काम शुरू भी हो गया। लखनऊ से लेकर नोएडा में, जैसे कला केंद्र में सेक्टर 6 में स्थापित किया गया है कि वहां पर भी मीडिया कर्मी अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब तक जान नहीं पाए या फिर उनको रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं हो पा रहा। मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पर कोई डिटेल बता पाएं कि हाँ किस तरीके की प्रक्रिया है, या कुछ आप इसको लेकर अपने महकमे को आदेश दें कि मीडिया कर्मी वहां पर सीधे जाएं और वैक्सीन लगवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन वहीं पर कराकर। हमारे शासन आदेश सभी जिलाधिकारी और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पहले ही चला गया है। उनके साथ बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको भी बता दिया गया है कि एक हर जनपद में एक मीडिया के लिए एक अलग से एक सेशन होगा, एक साइट होगा और एक न्यायालय के लिए अलग होगा। ये 2 अलग अलग करके हम लोग ने किस तरह से इनका रजिस्ट्रेशन कराना और कैसे उनको माने वैक्सीनेट कराना, ये सारी चीजें हम लोग ने पिछले हफ्ते ही बता दिया था। और ये तभी से ये वैक्सीनेशन जो हमारा प्रारंभ हुआ है जून 1 से, जिसमें सभी जनपद लिए गए, ये दोनों साइट हमारे बिल्कुल ऑपरेटिव है और एक्टिव है। तो कोई भी मीडिया वाले वहाँ जनपद में जाके जिलाधिकारी या सीएमओ से बात करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है जयप्रताप जी, आखिरी सवाल। ITV फाउंडेशन, हमारा इंडिया न्यूज परिवार भी स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर लगातार लोगों के बीच में रहता है। ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, गरीबों के लिए दवाइयों का वितरण करना हो, उनको जागरूक करना हो, इस मुहिम पर आप क्या कहेंगे? तो ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों के माध्यम से एक इस तरह का अभियान भी चलाया जा रहा है स्वास्थ्य से जुड़े हुए, और खास करके इस वैश्विक महामारी के जो कोविड-19 की बीमारी, जिसने काफी पूरे विश्व को तबाह कर दिया है। भारत में भी बहुत सारी समस्या आई, मगर भारत इतने बड़े देश का
130 करोड़ की आबादी वाले देश का, तब भी हमारे जो भी संसाधन के साथ हम लोग ने मिलकर सब इसका लड़ाई भी लड़े और लड़ने के बाद इसका मुकाबला करते हुए इसको पूरी तरह सेकेंड वेव को भी नियंत्रण में हमने किया। इसलिए जो भी सहयोग आप लोग की तरफ से होता है, मीडिया की तरफ से होता है, कि जितना इसको प्रचार करेंगे, जितना जनता में ये बात आएगी कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करना, क्योंकि इस बीमारी का एक ही उपचार है, वो टीकाकरण करना। अन्यथा हमको मास्क 24 घंटा पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ धोना, ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है। इसको भी अपने आम जीवन में हमको इसको अब साथ ही में रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जयप्रताप सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, उन्होंने हमारे साथ बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में ना तो कोई समस्या है, लेकिन जो चुनौती है कि हाँ प्रोडक्शन लगातार जो हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश को भी केंद्र के जरिए मिलता रहे और ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए बाकी कंपनियों के साथ भी वार्ता जारी है ताकि उसकी और गति बढ़ाई जा सके। लेकिन उसके साथ साथ में थर्ड वेव को लेकर भी तैयारी चल रही है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी कर रहा है, कहीं अगर कोई खामियाजा भुगतना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि इसमें आपको सेवा भाव से काम करना है। आप अगर इसको अवसर के तौर पर तलाशेंगे तो वहां पर आपके लिए फिर सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सतर्कता आम लोगों को भी बरतना है। जो मंत्र है उस पर हमें आगे भी लंबे समय तक चलना है। नमस्कार।